बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम अपना जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें जो है हम केमिकल बॉन्डिंग को स्टार्ट करने लगे हैं। और जो कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि मैम केमिकल बॉन्डिंग जो है वो पढ़ा दें, ठीक है। सो मेरा तो यही टारगेट है कि आपके मई में, जो मैंने अभी फ़िलहाल ऑफ़ किया हुआ है आपका, क्योंकि आप लोग के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इस मई में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री, ठीक है, मेरा जो टारगेट है, मैं चाह रही हूँ कि इस मई में मैं आपको फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स एंड बायो उसको कंप्लीट करवा दूँ, ठीक है, ताकि जब आफ्टर मई हम अपने मैं आपको एक वीडियो बना के दूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप 3 मंथ में अपने पूरा कोर्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मई में मैं आपको पूरा फर्स्ट ईयर कोर्स कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है, एमडीकेट के लिहाज से, ठीक है। सो उसके बाद आफ्टर मई हमारे पास कितने मंथ बच जाएंगे? 3 मंथ्स, ठीक है, हमारे पास 3 मंथ होंगे, जो कि क्या है, जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 मंथ होंगे। हमारा जो टारगेट होगा कंप्लीट करने का कोर्स वो 2 मंथ में होगा, ठीक है। 3 मंथ का जो हम रखेंगे ना, वो इस तरह से रखेंगे कि देखिए हमने 3 मंथ का रखा है, ठीक है, एमडीकेट को क्रैक करने का, मतलब एमडीकेट के कोर्स को कंप्लीट करने का। इस 3 मंथ में जो है ना, 2 मंथ में हम अपना सिलेबस कवर करेंगे और जो 1 मंथ होगा ना, इसमें हम अपनी रिवीजन करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह वो किस तरह से करना है, किस तरह से आपने डिवाइड करना है चैप्टर्स को, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को कितने डेज़ में डिवाइड करना है, टोटल कितने डेज़ होंगे आपके पास, 2 मंथ मीन 16 डेज़ होंगे आपके पास, ठीक है। अब इस 16 डेज़ आपने 30 डेज जो है फर्स्ट ईयर को देना है, 30 डेज सेकेंड ईयर को देना है। मतलब मैं इस तरह से आपको शेड्यूल दूंगी कि इंशाल्लाह हम विद इन 3 मंथ जो है हम अपना एमडीकेट जो है वो कवर कर लेंगे, ठीक है। अब 3 मंथ में किस तरह से कि 1 मंथ हम रिवीजन के लिए रखेंगे और जो 2 मंथ होंगे वो हम सिलेबस कवरिंग के लिए रखेंगे, ठीक है। और 2 मंथ मीन 60 डेज 30 डेज फर्स्ट ईयर हो जाएगा और 30 डेज हमारा सेकेंड ईयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, वो फिर अलग लेक्चर होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम केमिकल बॉन्डिंग को इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो केमिकल बॉन्डिंग के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। आज की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो क्या है, वो है केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे कि भाई केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग क्या होती है, ठीक है, जो कि एक पुराना कॉन्सेप्ट था, ठीक है, लेकिन पढ़ना है इसको, ठीक है। एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, जो कि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, किस तरह से होता है, ठीक है। और उसके बाद एटॉमिक रेडियाई को देखेंगे, फिर ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई देखेंगे कि भाई कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद आयोनिक रेडियाई को देखेंगे। तो आज के जो लेक्चर में हम इन सबको कवर करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दी टुडे टॉपिक। सो सबसे पहले तो जाहिर से बात है, चैप्टर नेम जो है वो क्या है, केमिकल बॉन्डिंग है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि यार केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड, अगर मैं आपको बताऊं कि बेटे बॉन्ड जो होता है ना, ये बॉन्ड का मतलब क्या है, बॉन्ड का मतलब होता है कि एटम्स के दरमियान या आयंस के दरमियान जो बिटवीन एटम्स एंड बिटवीन आयन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसे बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो वहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, वो बॉन्ड होती है बेसिकली, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहता था, फोर्स, वो फोर्स जो कि होल्ड करके रखती है डिफरेंट एटम्स को या डिफरेंट आयन को एक साथ, ठीक है, डिफरेंट एटम्स को या डिफरेंट आयंस को जो है वो एक साथ जो बॉन्ड करके रखती है ना, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो उनको बॉन्ड करके रखती है। और इन डिफरेंट एटम्स की बॉन्डिंग से क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है। यही होता है ना, जब डिफरेंट एटम कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड का क्या मकसद है, केमिकल बॉन्ड है क्या, मैंने आपसे कहा कि बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने आपसे यही कहा ना कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन एटम्स एंड आयंस, ठीक है। अब खुद सोचिए, जब डिफरेंट एटम्स जो है फोर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जब ये डिफरेंट एटम है, अब डिफरेंट एटम्स के दरमियान जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, तो क्या होगा, इन डिफरेंट एटम्स के कंबाइन होने से इन डिफरेंट एटम्स की केमिकल बॉन्ड, ये क्या है, एक बॉन्ड फॉर्म हो गया है, ठीक है। इन बॉन्ड फॉर्म होने से ये क्या, वैरायटी ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होंगी, वैरायटी ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी बाय द हेल्प ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड डिफरेंट एटम्स एंड आयंस, ठीक है। एंड इन केस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अगर हाइड्रोजन की बात करें,
ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया। और देखिए मैं रट्टे की तरफ बिल्कुल आप लोग को नहीं लेके जा रही, ठीक है। उसके बाद जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ, जिस तरह से मेरा वे ऑफ टीचिंग है, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर मेमोराइजिंग, ठीक है, मेमोराइज ईजीली, ठीक है। सो ये बिल्कुल नहीं कहिएगा कि मैम हमें अब आज तक जो बच्चे रट्टी रटाई डेफिनेशन याद करते होंगे ना कि केमिकल बॉन्ड द फोर्स विच होल्ड्स एटम एंड आयन टुगेदर टू फॉर्म अ वैरायटी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, इस तरह से जो रट्टा मार रहे होंगे ना, तो इस तरह से जो मैंने समझाया है, इस तरह से समझाने के बाद आप लोग को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। आप लोग खुद डिफाइन कर सकते हैं कि मैम दीना ने बताया था बॉन्ड इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एटम्स एंड आयंस, ठीक है, बिटवीन एटम्स एंड आयंस कह ले, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन की बात तो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब वो जब एटम्स कंबाइन होंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जब वो कंबाइन हो जाएंगी तो डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या बन जाती है, द फोर्स विच होल्ड एटम्स एंड आयंस टुगेदर, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म वैरायटी ऑफ कंपाउंड इट्स कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वही बात हो गई, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ आ रहा हो। अच्छा, अब ये केमिकल बॉन्ड, यार ये केमिकल बॉन्ड मतलब इसके कॉजेस क्या है, क्यों ये डिफरेंट एटम जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, आयंस कंबाइन होकर वैरायटी ऑफ कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये जो बॉन्ड है इसके कोई कॉजेज होंगे ना कि केमिकल बॉन्ड बन जाता है डिफरेंट एटम्स और आयन के दरमियान, और उसकी वजह से हमें न्यू कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स देखने को मिलते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड के कॉजेज क्या है, कोई तो वजह होगी ना कि एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की कोई तो वजह होगी ना। तो वो कॉजेस क्या है, वो कॉजेस आपके पास दो कॉजेस है। कितने कॉजेस है, 2 कॉजेस है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, या इसको हम कहते हैं कि डुप्लेट और ऑक्टेट रूल, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग, या हम क्या कहते हैं कि डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल, ठीक है, डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, एक पुराना कॉन्सेप्ट है। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग और डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। तो इसमें बेसिकली ये होता क्या है, इस पुराने कॉन्सेप्ट में ये कहते हैं कि भाई अगर मैं आपको पहले समझाऊं कि बेटा जो केमिकल बॉन्ड की कॉजेज होती है ना, इस थ्योरी में क्या कहा जाता है कि एटम लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू अटेन अ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसे मैंने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं एटम्स और आयन, एक डिफरेंट एटम्स और आयन, तो वो क्यों, क्या कॉजेज है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि हम 2 कॉजेज देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम पहला कॉज देखेंगे जो कि एक पुराना कॉन्सेप्ट है। अब ये पुराना कॉन्सेप्ट हमसे कहता क्या है, ये हमसे कहता है कि भाई एटम जो है ना, जो लूज करता है या जो गेन करता है या जो शेयरिंग करता है। देखिए एटम या तो गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, अगर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो वो जो एटम है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो वो नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। या क्या होगा, एटम जो है वो शेयरिंग भी कर सकता है दूसरे एटम के साथ, ठीक है। तो इस तरह से ये शेयरिंग भी कर सकता है। तो वो यही कह रहा है पुराना कॉन्सेप्ट कि एटम जो है वो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, इन ऑर्डर टू अटेन दी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्यों, ताकि वो अटेन कर सके नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉन आपने पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, राइट कॉर्नर पे पीरियोडिक टेबल अभी आप खोलें, उसमें राइट कॉर्नर पे नोबल गैसेस है, ठीक है। नोबल गैसेस कहते हैं, आइनर्ट गैसेस कहते हैं इसको, ठीक है। जीरो ग्रुप भी कहते हैं। अच्छा, उसमें होता क्या है, उसमें हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गोन होता है, ठीक है, और कैप्टॉन होता है, जीनोन होता है, ठीक है, ये सब सारे होते हैं। तो आपने अब ये सारे क्या है, नोबल गैसेस है, या हम इसको आइनर्ट गैसेस भी कहते हैं, या हम इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एटम जो होते हैं ना, वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं या जो शेयरिंग करते हैं इन बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ठीक है, तो वो क्यों करते हैं, ये शेयरिंग, लॉस और गेन का चक्कर क्यों होता है एटम में, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई वो ये जो नोबल गैसेस है ना, इसी की तरह जो है क्या अटेन कर सके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, वो फुल होता है, ठीक है। मतलब ये नोबल गैस को आइनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ना तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना कोई गेन हो, क्योंकि ये स्टेबल होती है,
ठीक है। ये जो नोबल गैसेज है ये क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल मतलब कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है ना लॉस करती है। इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है, वो कंप्लीट हुआ होता है। इनको इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से एटम, तमाम एटम्स ये चाहते हैं कि वो भी क्या हो जाए, इन नोबल गैसेज, इन आयनाइड गैसेज या इन जीरो ग्रुप की तरह हो जाए, कि उन्हें भी क्या, कि वो उनका भी क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ऑक्टेट, इसे ऑक्टेट रूल क्यों कह रहे हैं, इसके नाम से ही जाहिर है कि मतलब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन, लूज या शेयरिंग करते हैं। और ऑक्टेट कंप्लीट किस वजह से करते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि यार जिस तरह से नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे होते हैं कि यार वो बिल्कुल पूरा है, उसको ना किसी से लेने की ज़रूरत है ना किसी को देने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी तरह हम बनना चाहते हैं, ठीक है। तो एटम्स इसी वजह से क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं, वो नोबल गैस, ये जो नोबल गैस मैंने आपको दिखाएं, ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाह रहे हैं, इनकी तरह अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अब आपको समझ आ गई। जिस तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आजकल के ज़माने में लोग क्या करते हैं, अपने से बड़े लोगों को देखते हैं कि यार उसके पास तो गाड़ी है, उसको ना किसी से लेने, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस की, जो मैंने बताया कि उसको ना किसी से लेने या देने की इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं होती, क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इस तरह से हम बड़े लोगों को देखते हैं कि यार वो कितने आसाइश में है ना, उनके पास हर कुछ है, किसी चीज़ की मांगने की नीड ही नहीं होती उनको। तो हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम छोटे लोग हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, ठीक है। मतलब हम वो एटम्स हैं, ठीक है, जो कि वो नोबल गैसेस, वो बड़े लोग, ठीक है, उनकी तरह बनना चाह रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो नोबल गैसेस है जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब हम जो एटम्स हैं हम चाह रहे हैं कि हम भी उसकी तरह बने, हमारा भी ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, हमारी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन्हीं की तरह होनी चाहिए, हमारा भी घर उन्हीं की तरह होना चाहिए, हमारा भी लाइफस्टाइल उन्हीं की तरह होना चाहिए जिस तरह से नोबल गैसेस का है। नोबल गैसेस मतलब जिस तरह से उन बड़े लोगों का है। तो फिर हम एटम्स क्या करते हैं, हम गेन करते हैं, लॉस करते हैं, क्या, अब हम अपना पैसा लगाते हैं किसी भी काम में, ठीक है, ताकि हमें प्रॉफिट हो, ठीक है। तो वो जो पैसा लगाना है, ठीक है, या वो कभी कभार लॉस हो जाता है, जो फॉर एग्जाम्पल हमें लॉस हुआ तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, या हम लॉस कर देते हैं या हम गेन कर देते हैं। तो हम वो एटम्स हैं जो कि लॉस और गेन जो करते रहते हैं ना, वो नोबल गैस, मतलब हम उस मकाम को पाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैंने ये ऐसी एक एग्जांपल दे दी ताकि आप लोग समझ जाए। तो ये जो पुरानी थ्योरी है ये क्या कहती है कि भाई जो एटम्स लॉस और गेन करती है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए लिथियम है, हीलियम, जो मैंने नोबल गैस को अभी सारे जो मैंने लिखे थे ना, तो अब आपने देखा कि यार हीलियम खुद किस तरह से उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी होती है। अगर मैं हीलियम का बताऊं तो हीलियम का क्या होता है, हीलियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो अब आप खुद देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे तो 1s2 होगा, मतलब आउटर जो एस शेल होता है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। इसका मतलब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है या वो है डुबलेट जो है वो कंप्लीट है, देखिए 2 फॉर्म में है। इसको ना किसी से लेने की नीड है ना किसी को देने की नीड है। क्यों? क्योंकि देखिए एस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, ठीक है। तो नोबल गैस के अगर आप सारे देखें, नियोन के इस तरह से 10 होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नियोन का जो है एटॉमिक नंबर क्या है, 10 है। मैं आपको 2 नोबल गैसेस में ना 2 एटम का बता रही हूँ, उसके बाद आप खुद ही देख लीजिएगा उनकी किस तरह से एटॉमिक जो है ना वो पूरी होती है। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा, फिर भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अब सेकंड मैंने नियोन ले लिया, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आती होगी ना, अगर नहीं आती तो मैं सिखा दूंगी इंशाल्लाह सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। तो 1s2, उसके बाद क्या लिया 2s2 और फिर 2p6, ठीक है। अब आप देखें 6 to 8 और 8 to 10, तो इसका मतलब नियोन की देखें एस शेल में तो कितने, एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और पी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब नियोन को किसी से ना लेने की नीड है ना देने की नीड है, क्योंकि उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। उसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो नोबल गैसेस, जिस तरह से मैंने 2 नोबल गैसेस आपको हीलियम बताया और नियोन बताया, ठीक है। नियोन के 10 थे और 10 एटॉमिक नंबर था और हीलियम का 2 था, और जिस तरह से आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी कि इनका डुप्लेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इस तरह से इन्हीं की तरह बाकी एटम चाह रहे होते हैं कि यार हम भी इन्हीं की तरह बनना चाह रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, एटम को लॉस और गेन करने का ये चक्कर चलता रहता है थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको इसका बताया हीलियम का कि उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होती है। इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि लिथियम है, ठीक है। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 और उसके बाद क्या आ जाएगा 2s1। अब 2s1 है, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि इसको जो है
ये लिथियम जो है इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 7 इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्यों? क्योंकि सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2s2 और 2p6 होता है। ठीक है, तो 6 अगर मैं आपको दिखाऊं, देखें जो इसको ना कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको चाहिए इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन पी के और एक जो है इस एस का, एक इसके पास है। ठीक है, तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस लिथियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन इस बेचारे को कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ये लिथियम कहेगा कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कोई देने से रहा नहीं, तो 7 इलेक्ट्रॉन तो मुझे कोई भी नहीं देगा। तो इससे अच्छा कि मैं अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है ना, इसको मैं लॉस कर दूं। तो इसी वजह से ये लिथियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है। जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 1 पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया है जो कि 2s1 था, तो वो जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 हो गई। ठीक है, और 1s2 हम लिथियम पॉजिटिव के लिए लिखेंगे। पॉजिटिव कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिया है, जब भी उसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 हो गई है। और 1s2 अब किससे मैच करेगी? जल्दी से मुझे कमेंट करें। हीलियम से मैच करेगी, 1s2। अब देखें बिल्कुल सेम हो गई ना। तो इसीलिए कहते हैं कि एटम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, देखें अब ये एटम है, इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ली। ठीक है, हीलियम जैसे अपने डुप्लेट को कंप्लीट कर लिया इलेक्ट्रॉन लॉस करके। इसी तरह से आप लोग देखेंगे कि फ्लोरीन को देखें। ठीक है, अगर मैं फ्लोरीन की एग्जांपल दूं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। ठीक है, और उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और गेन करने से किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है, नियॉन की तरह बन जाती है। ठीक है, अगर मैं 9 इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2, 2s2 और क्या होगा, जल्दी से बताएं, 2p5। तो इस फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। ठीक है, अब आप इसमें खुद देखें, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्योंकि पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और किसकी तरह बन जाएगा, नोबल फैमिली में जो नियॉन है जिसके 10 इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी तरह ये बनना चाह रहा होगा और उसकी तरह बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसी तरह से होता है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये चैप्टर जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और रट्टे की तरफ ऑलमोस्ट जा रहे होते हैं, तो उसको मैंने बिल्कुल एक कहानी की तरह आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता ना, फिर तो आप लोग मेरे घर पे आ जाइएगा। अच्छा, सो ये हो गया। आई होप कि आप लोग को समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने आपको पुराना कॉन्सेप्ट समझा दिया और बहुत अच्छी तरीके से समझाया, एक दफ़ा रीड भी करवा देती हूँ। अच्छा, एक दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ कि देखिए मेटल्स जो होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं। जिस तरह से आपने लिथियम का देखा कि उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, जब भी वो हीलियम की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी तरह बनी। ठीक है, तो आपने नोट्स में लिख देना है कि एटम जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, नॉन मेटल्स वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन भी करते हैं और शेयरिंग भी नॉन मेटल्स ही करते हैं। तो जल्दी से आपने ये अपने पास ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है। ठीक है, आपने क्या लिख लेना है कि भाई मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल क्या करते हैं, लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। लाइक आपने एग्जांपल देखी, मैंने अभी आपको करवाया, लिथियम देखा, सोडियम देखा आपने। इस तरह से नॉन मेटल जो होते हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, या शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं अनदर एटम के साथ, नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ शेयरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और गेन भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। अब क्यों करता है, क्योंकि नॉन मेटल में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, सो ये बात भी याद रख लीजिएगा, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया है। अच्छा, अब मैं ये रीड करवा देती हूँ जो मैंने इतनी कहानी सबको समझाई। तो एटम लूज और गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन वही बात हो गई। अब एटम में लूज कौन करेगा, जो मेटल्स होगा, जो मेटल एटम होगा वो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, और जो नॉन मेटल होगा वो गेन करेगा या शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। इन ऑर्डर टू अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से मैंने बताया कि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सब चाहते हैं कि यार उसी की तरह हम बन जाएं, उसी की तरह हमारा ऑक्टेट, उसी की तरह हमारा डुप्लेट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी बॉन्डिंग या डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। तो आई होप कि आपको ये वाला रूल समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जिसे हम क्या कहते हैं। अच्छा, ये तो मैंने पुराना कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब जो नया, जो मॉडर्न थ्योरी है, वो मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको इसी पुराने कॉन्सेप्ट की कुछ एक्सेप्शन भी बता दूं। ठीक है, वो एक्सेप्शन ये है कि बेटे, जिस तरह से मैंने कहा कि पुराना रूल हमें कहता है कि यार
सो सॉरी, ये जो मैं नेट जो है ना वो ऑन कर दिया है। अच्छा बेटे, मैंने नेट ऑफ कर दिया क्योंकि यार ये नेट ऑन हो रह जाता है, फिर ये मैसेजेस पे मैसेजेस जो है ना वो आते रहते हैं और आप लोग मेरे फ्रेंड्स के मैसेजेस देखते रहते हैं। सो सॉरी। अच्छा, अब मैं पुराना कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अब मैं कुछ उसकी एक्सेप्शन बता रही हूँ ना कि एक्सेप्शन क्या है। तो बेटे एक्सेप्शन जो है ना इस पुराने कॉन्सेप्ट की, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बेटा ये जो पुराना कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि कोई भी एटम जो लॉस और गेन करता है ना इलेक्ट्रॉन, वो इस वजह से करता है क्योंकि वो अटेन करना चाह रहा है नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लाइक हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, इसकी, और मैंने बाकायदा आपको करके दिखाया, ठीक है, कि किस तरह से। अच्छा, अब उसमें कुछ जो एक्सेप्शन है वो ये है कि स्टेबल मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बेरियम क्लोराइड है, कंटेन एन एटम विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल। इसके पास कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर किस तरह से इसने जो है शेयरिंग की है इलेक्ट्रॉन की। तो अभी आपने कहा, सो सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। एक तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है जब लेक्चर बनाने बैठो ना कभी। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि बेटा एक्सेप्शन ये है कि जैसे कि बेरियम क्लोराइड है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। अब ये बेरियम क्लोराइड, इसमें इस थ्योरी की एक्सेप्शन बता रही हूँ जो पुराना कॉन्सेप्ट कहता था ना कि कोई भी एटम गेन और लॉस जो करता है इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, वो इस वजह से करता है ताकि वो अटेन कर सके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, अपने ऑक्टेट और डुप्लेट को कंप्लीट करने के चक्कर में होते हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड इसकी एक्सेप्शन है, वो इस वजह से क्योंकि बेरियम के आपको पता है कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब वो बेरियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, तो क्या होता है, क्लोरीन यहाँ से आके, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो क्लोरीन यहाँ से आके क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से भी क्लोरीन आके इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। तो ये देखिए, ये शेयरिंग है, ठीक है। ये वाला जो डॉट वाला है ये बेरियम का इलेक्ट्रॉन है और जो क्रॉस वाला है ये क्लोरीन का एटम है। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक है। मैंने यही बताया ना कि वो गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, पहली थ्योरी में, कि वो शेयरिंग भी कर सकता है। तो जिस तरह से अब इसने शेयरिंग कर ली, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर मोस्ट शेल में? पहले इसके पास कितने थे? पहले इसके पास जो थे, अगर मैं कलर चेंज करूँ, पहले बेरियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, ठीक है। लेकिन जब क्लोरीन के साथ उसने शेयरिंग की तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब इसके पास जो है बेरियम क्लोराइड के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे मैम इसका तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, ठीक है। और आपने पहले कॉन्सेप्ट में तो यही कहा था कि वो शेयरिंग और गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन इस वजह से करता है ताकि उसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाए, लेकिन इसका तो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट ही नहीं है। तो बेटे ये एक एक्सेप्शन है इसकी, ठीक है, कि ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि यार वो जो अपना नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने का क्या मकसद है? नोबल गैस क्या है? स्टेबल है ना, बिल्कुल स्टेबल है, उनको ना इलेक्ट्रॉन को देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है। मतलब मैं पहले कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता है कि कोई भी एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस या शेयरिंग करता है वो क्यों करता है? ताकि वो अटेन कर सके नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। क्यों? उसमें से क्या है? क्योंकि वहाँ पे स्टेबिलिटी है, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए लॉस और गेन और शेयरिंग करता है। तो जिस तरह से अब आप इसमें देख रहे हैं कि देखिए मैम इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये फिर भी स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। सो ये इसकी क्या है? एक एक्सेप्शन है, इस थ्योरी की एक एक्सेप्शन है जो कि पुरानी थ्योरी है, ठीक है। तो एक्सेप्शन ऑफ डुप्लेट और ऑक्टेट रूल क्या है कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है बेरियम क्लोराइड, कंटेन इन एटम विथ 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर शेल। ये कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है? 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल भी है, जबकि इसका ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट भी नहीं है, ठीक है। सो इस वजह से ये इसकी एक्सेप्शन है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जो मॉडर्न थ्योरी है, सेकेंड। अच्छा, एक दूसरी एग्जाम्पल भी देख ले, ठीक है। जिस तरह से आपने बेरियम क्लोराइड का देखा, इस तरह से एक दूसरा देखें कि बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अपने आउटर मोस्ट जो शेल में उसके 3 इलेक्ट्रॉन है। उसने जो है फ्लोरीन के साथ क्या की? उसने फ्लोरीन के साथ क्या की? शेयरिंग की। उसने क्या की? फ्लोरीन के साथ शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, ठीक है, फ्लोरीन के साथ पार्टिसिपेट कर लिया। अब आप खुद देखिए, जब इसने फ्लोरीन के साथ शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन की, तो इसमें पहले इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे ना वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल। ये तो पता होगा ना कि बोरोन के वैलेंस शेल में पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे। 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल, बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो बोरोन के आउटर मोस्ट शेल में पहले 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। लेकिन जब फ्लोरीन के साथ उसने शेयरिंग की तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? उसके आउटर मोस्ट शेल में की बोरोन ट्राइफ्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में अब कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से जो है, अब इसमें भी आप देखें कि इसका भी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन ये भी है एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, अब इसमें याद रखिएगा कि ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है ना, अब आप इसमें देख रहे हैं कि यार ये बॉन्ड बन रहा है, एक शेयरिंग हो रही है, एक बॉन्ड बन रहा है ना फ्लोरीन के साथ, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब आप लोग बोलेंगे कि मैम क्यों ये स्टेबल है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड भी स्टेबल था, बेरियम क्लोराइड भी स्टेबल था, जबकि पहली थ्योरी तो हमें यही बता दी थी कि जब वो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कर लेगी, ठीक है, तभी वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो नोबल गैसेस की वो अटेंड करेगी। लेकिन यहाँ पे तो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट नहीं है नोबल गैसेस की तरह, तो ये स्टेबल कैसे हो सकती है? स्टेबल तो वही होगी ना जिनका नोबल गैसेस की तरह ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो बेटा इसका आंसर अब मैं देने वाली हूँ, जल्दी से होशो हवास में आ जाए। तो वो इस वजह से, क्योंकि आपको पता होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है ना, जब भी एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो एटम्स होते हैं वो हाई एनर्जी स्टेट से कौन सी एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं? लो एनर्जी स्टेट में आ जाते हैं। जब वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं तो लो एनर्जी लेवल पे हर वो चीज़ जो लो एनर्जी लेवल पे होगी वो क्या होगी? वो हमेशा स्टेबल होगी। अब आपको समझ आ गई? अब आपको समझ आ गई? तो ये बात याद रख लें, ठीक है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मुझे इस तरह से बावलों की तरह सिर्फ आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। मुझे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना है। मैं वो नहीं होंगी एकेडमी में बस लेक्चर देना मकसद होता है। मेरा मकसद ये है कि आप में से हर एवरेज बच्चा जो है हाई स्कोर करे एमडी कैट में, ठीक है। सो आप लोग भी थोड़ा सा जो है ना शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर लिया करें। वीडियो लेक्चर आजकल कुछ खास नहीं देख रहे, मैं ये समझ रही हूँ शायद बच्चों की पेपर्स है, इसी वजह से बच्चे नहीं देख रहे, क्योंकि मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार बच्चे लेक्चर ही नहीं देख रहे। अच्छा, सो अब आपको समझ आया कि क्यों ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। इस तरह से बेरियम क्लोराइड भी आपने देखा कि वो क्यों स्टेबल था, जबकि उसका ऑक्टेट और डिप्लेट भी कंप्लीट नहीं था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है, जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो वहाँ पे क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब उसमें से एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो एटम क्या होंगे? एटम अपने हाई एनर्जी लेवल से किस में आ जाएंगे? लो एनर्जी लेवल में आ जाएंगे, और लो एनर्जी स्टेट पे हर वो एटम जो लो एनर्जी लेवल पे होगा वो एक स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा, ठीक है। सो लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी स्टेट पे एटम जो है वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। सो अब आप और इस तरह से बॉन्ड, तो आप अब दूसरी बात याद रखें कि बॉन्ड फॉर्मेशन जिस तरह से मैंने कहा कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस से, इस तरह से बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई भी बॉन्ड है, ठीक है, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह बॉन्ड है, तो जब भी आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब इसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब आप देंगे तभी ये बॉन्ड टूटेगा, और तभी ये हाइड्रोजन के एटम अलग अलग हो जाएंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन एटम फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि बॉन्ड ब्रेकिंग इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो मॉडर्न थ्योरी है वो क्या है? एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। क्या है एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन? तो इसमें क्या होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, इस एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन जो कि अभी इस रिसेंटली आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहली थ्योरी तो फेल हो गई, उसमें कुछ एक्सेप्शन आ गए थे, तो दूसरी थ्योरी क्या है? एनर्जेटिक ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ये एक मॉडर्न थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी फॉर बॉन्डिंग एटम्स फॉर्म बॉन्ड एज इट लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी। जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया कि बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि जब भी बॉन्ड बनेगा, जब भी ये बॉन्ड हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम की तरह जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा? एक्सोथर्मिक, मतलब इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो क्या होगी? इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो मतलब हाई एनर्जी स्टेट से वो लो एनर्जी स्टेट पे आ गया, ठीक है। और लो एनर्जी स्टेट पे कोई भी एटम, कोई भी कंपाउंड जो है वो क्या होता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। सो वही मॉडर्न थ्योरी भी बता रही है कि बेटे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी एटम फॉर्म बॉन्ड्स, एटम फॉर्म्स तो करते हैं बॉन्ड एज इट लीड टू डिक्रीज इन एनर्जी। किस तरह से वो अपनी एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं? डिक्रीज क्यों होगी एनर्जी? जल्दी से बताएं। जब एनर्जी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या कहता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी सिस्टम से रिलीज हो रही होगी तो एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना उस सिस्टम की। एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें एटम कंबाइन हो रहे हैं, जिसमें एटम बॉन्ड बना रहे हैं, और उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो खुद सोचिए, एनर्जी रिलीज होगी, इस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो मॉडर्न थ्योरी यही बता रही है कि बेटे, मॉडर्न थ्योरी कहती है कि एटम तो फॉर्म करते हैं बॉन्ड, लेकिन उस फॉर्म में जब वो फॉर्म करते हैं तो वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। सो मैं बाकी आगे एग्जाम्पल देती हूँ, पहले जान सुन लेते हैं। सो
अजान के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बॉन्ड फॉर्मेशन मॉडर्न थ्योरी बता दी, ठीक है, कि मॉडर्न थ्योरी कहती है कि जब भी एटम का बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो जब भी एटम के दरमियान बॉन्ड बनता है तो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। और एनर्जी डिक्रीज़ किस तरह से होगी, जिस तरह से मैंने कहा कि यार बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऑटोमेटिकली उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी ना। जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे, लो एनर्जी लेवल पे वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, स्टेबिलिटी गेन कर लेंगे, ठीक है। और ये यहाँ पे जो व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, अब ये कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दी है, ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको ग्राफिकली दिखा दूँ, ठीक है, कि व्हेन टू हाइड्रोजन एटम अप्रोच ईच अदर, जब दो हाइड्रोजन एटम है अब वो अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और रिपल्जन ऑपरेट साइमल्टेनियसली, दोनों ऑपरेट हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। किस तरह से इसके जो इस हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है ना, वो इस वाले के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या हो रही है, दोनों में अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है। और दूसरा जो रिपल्जन का है वो इस तरह से याद रखें कि इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को क्या करता है, रिपेल कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, मतलब साथ में रिपल्जन भी हो रही होती है, अट्रैक्शन भी हो रही होती है, ठीक है, मतलब रिपल्जन और अट्रैक्शन साथ में ही हो रही होती है। दो हाइड्रोजन एटम फॉर एग्जांपल जब भी अप्रोच करते हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों एक साथ हो रही होती है, मतलब अब उसमें से जो ज़्यादा होगी उसी तरह से वो रिपेल और ये फोर्स किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से आपने देखा कि एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को रिपेल कर रहा है, इस तरह से एक हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एक ही हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब अट्रैक्शन और रिपल्जन दोनों साथ साथ ही हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, किस तरह से एग्जांपल है, द अट्रैक्टिव फोर्स टेंड टू बीइंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर एंड द पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज। अब जब भी दो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल है, जब भी दो एटम कंबाइन होंगे तो क्या होगा कि वो क्लोज हो जाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। जब अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो एनर्जी जब रिलीज होगी तो इस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी। कौन सी एनर्जी होगी, वो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। अब मैं इसको ग्राफ में आपको बता देती हूँ। देखिए ये एक ग्राफ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। अब मैंने सारी कहानी आपको पहले बता दी है। अब जिस तरह से मैंने कहा कि अब ये दो हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे नीचे जो एक्स एक्सिस पे शो किया है ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसके कह रहे हैं कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जो कि एक्स एक्सिस पे शो किया है। और वाई एक्सिस पे आपके क्या शो किया है, पोटेंशियल एनर्जी, जो कि किलो जूल्स पर मोल में शो की है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जो है इन्होंने दो हाइड्रोजन एटम लिए हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये हाइड्रोजन एटम जिस तरह से राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, इसके दरमियान क्या हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है और अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। ये हाइड्रोजन एटम पहले यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कम हो गया, अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और एक दूसरे के करीब आ गए, ठीक है, एक दूसरे के क्या हो गए, करीब आ गए, ठीक है। और एनर्जी देखें, एनर्जी भी जब अट्रैक्शन बढ़ रही थी, डिस्टेंस कम हो रहा था, तो एनर्जी कम हो रही है ना। जब इस तरह से ये ग्राफ जा रहा है, हाइड्रोजन एटम पहले यहाँ पे दूर दूर थे और आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रहे हैं, मतलब अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है और डिस्टेंस कम होता जा रहा है, ठीक है। और एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन से एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगी, एनर्जी कम होती जाएगी सिस्टम की, ठीक है। तो राइट टू लेफ्ट आप देख रहे हैं कि जब भी ये हाइड्रोजन एटम राइट टू लेफ्ट जब जाएगा तो इसमें अट्रैक्शन आती जाएगी, ठीक है, डिस्टेंस कम होता जाएगा हाइड्रोजन के दरमियान और अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, और एट दी एंड क्या होगा, ये दोनों जो है बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ठीक है, और बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे जब इनका बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे इनकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी, पोटेंशियल एनर्जी इनकी बहुत कम होगी, क्योंकि जब ये राइट टू लेफ्ट आ रहे थे तो इनकी एनर्जी क्या हो रही थी, इनकी एनर्जी जो है, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो इनकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही थी और जो डिस्टेंस था वो भी डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। अब इसी तरह से जब ये दोनों मिल गए, अच्छा अगर इससे ज़्यादा ये लोग मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल अब ये जो हाइड्रोजन है अगर ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे ना, तो फिर न्यूक्लियस जिस तरह से मैंने कहा कि रिपल्जन भी हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा भी इन दोनों को करीब नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ग्राफ में शो किया है कि अगर वो अगर मैं दूसरा कलर लूँ,
ठीक है। अगर वो इस पॉइंट से मज़ीद वो एक दूसरे के करीब आएंगे, जिसके देखिए ये आखिरी स्टेज है, अगर इससे ज़्यादा वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि न्यूक्लियस रिपल्जन या इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन से ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो क्या होगी, अट्रैक्शन कम होगी, ठीक है, और एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड अब टूटेगा। फिर जब रिपल्जन होगी तो बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा, मैंने खुद बताया कि बॉन्ड ब्रेकिंग जो होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब उसमें आपने एनर्जी देनी होती है। जब आप एनर्जी सिस्टम को देंगे तो उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसकी एनर्जी जो है, ये एरो ऊपर जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि अब ये एरो ऊपर क्यों जा रहा है, कि अब इसकी एनर्जी बढ़ रही है। अगर मैं इस सबको क्लियर करूँ, आपने देखा कि हाइड्रोजन जिस तरह से करीब करीब आ रहे थे इसमें राइट टू लेफ्ट, आपने देखा कि जब ये राइट टू लेफ्ट हाइड्रोजन मूव कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम, तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम हो रहा था, अट्रैक्शन बढ़ रही थी। एक लेवल पे वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। बॉन्ड फॉर्मेशन मैंने बताया था कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इस लेवल पर बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो गई। जब भी राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो एक तो डिस्टेंस कम हो रहा है, अट्रैक्शन बढ़ रही है, दूसरी इसकी एनर्जी क्या हो रही है, वो भी कम हो रही है। इस तरह से ज़्यादा दिखेंगे, एनर्जी कम होते होते यहाँ पे आ गई। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एक वो होता है ना कि इतने डिस्टेंस के बाद अगर इस पॉइंट पे अगर ये मजीद एक दूसरे के मतलब अगर ये हाइड्रोजन मजीद राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे तो जो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा करीब भी नहीं आना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होगी, रिपल्जन होगी। जब रिपल्जन होगी तो एक दूसरे से दूर जाना स्टार्ट होंगे, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग का केस आ जाएगा। इस तरह से न्यूक्लियस की जगह वो इलेक्ट्रॉन की रिपल्जन भी हो सकती है, ठीक है। ठीक है, जब ये दोनों दूर जाएंगे तो बॉन्ड ब्रेकिंग का केस आ जाएगा। और बॉन्ड ब्रेकिंग आपको पता है कि एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। एंडोथर्मिक मतलब आप उस सिस्टम को जब एनर्जी देंगे तो उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर इस लेवल से ये मजीद आगे आएगा तो इस लेवल के बाद इसकी एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं ये रो ऊपर जा रहा है कि इसके बाद अगर ये दोनों एक दूसरे के इससे ज़्यादा भी करीब आएंगे ना तो फिर रिपल्जन होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और एनर्जी दोबारा से बढ़ेगी, ठीक है। सो ये सारा केस होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, और ये बॉन्ड एनर्जी को शो कर रहा है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बेसिकली आप क्या समझे कि बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब एनर्जी रिलीज होगी उस सिस्टम की। जब एनर्जी रिलीज होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी कम हो जाएगी उस सिस्टम की। एनर्जी कम होगी तो मतलब वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस जब आप सिस्टम को एनर्जी देंगे तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, देखें जिस तरह से मैंने कहा कि अगर हाइड्रोजन इससे ज़्यादा भी एक दूसरे के करीब आएंगे, दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, ये वही है जिस तरह से मैं आपको शो कर रही थी ना। तो फिर इसमें रिपल्जन होगी और रिपल्जन में मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी। किस तरह से, क्योंकि रिपल्जन में जब वो एक दूसरे को दफ़ा कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को, तो बॉन्ड ब्रेकिंग का केस आ जाएगा ना। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब आप उस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जब वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस सिस्टम की तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। देखिए ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो ये सारा मैं समझा रही थी। तो बेसिकली ये वो बॉन्ड लेंथ है जो कि इन दोनों हाइड्रोजन एटम के दरमियान होनी चाहिए, और ये बॉन्ड एनर्जी है जो कि इसको ये वो बॉन्ड एनर्जी है जो कि रिलीज होनी चाहिए इन दोनों की फॉर्मेशन के लिए, और ये वो बॉन्ड लेंथ है जो कि अचीव होनी चाहिए इन दोनों के बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। सो ये ग्राफ ये शो कर रहा है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एटॉमिक रेडियाई को देखेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, मैं फिर कह रही हूँ, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ, अपने फेलोज़ के साथ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ। आप लोग के रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहे और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है अच्छा काम नहीं कर रही। सो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ऊपर से मेरी अपनी स्टडी, ऊपर से बहुत ज़्यादा काम जूनियर्स के लिए भी डेंटल मटेरियल और बायोकेमिस्ट्री का सोच रही होती हूँ, साथ में आप लोगों का। तो अगर आप लोग मुझे इस तरह से डीमोटिवेट करते रहेंगे तो फिर तो काम ख़राब हो जाएगा। सो काइंडली थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं, फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करें। और इंशाल्लाह मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप लास्ट 3 मंथ में किस तरह से हमारा शेड्यूल है, ठीक है, किस तरह से मैं आपको लेके चलूँगी, ठीक है। आपके टेस्ट सेशन भी होंगे, आपको 3 मंथ है हमारे पास, मतलब इस मई के बाद आपके पास 3 मंथ है। तो उस 3 मंथ में 2 मंथ में तो हम अपने
पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। और जो लास्ट वाला मंथ है उसमें हम रिवीजन करेंगे, साथ में हमारे टेस्ट भी होते रहेंगे, रिवीजन भी होती रहेगी, ठीक है। होमवर्क भी आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप लोगों ने इस सेशन को ज्वाइन करना है तो आप लोगों ने जो कम्युनिटी पेज पे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, उस पर कॉन्टैक्ट करना है, अपना नेम, क्लास, सिटी वहाँ पर सेंड करनी है, ठीक है, ताकि मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर सकूँ। और जो भी लेक्चर मैं डेली अपलोड करती हूँ वहाँ पर मैं शेयरिंग कर देती हूँ, ठीक है। और टेस्ट डिटेल, टेस्ट सेशन सब कुछ आपको वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं उसमें आपको बताऊंगी किस तरह से हमारा जो है वो क्या कहते हैं सेशन है जो लास्ट 3 मंथ का है, किस तरह से मैं आपको करवाऊंगी। सो इंशाल्लाह वो वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। सो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि जी मैम हम एक्साइटेड है वो वीडियो के लिए। सो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। मुझे अपनी दुआ में खास कर याद रखेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एटॉमिक रेडियो को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।